हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखें। नाम लिखने वाले और नए सब्सक्राइबर के नाम की घोषणा प्रत्येक रविवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। पहले चरण के लिए खत्म हो गया प्रचार। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार आज यानी बुधवार की शाम को थम गया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सियासी दलों ने दिन रात एक कर प्रचार किया। राजनेताओं ने शहरों से लेकर गांवों में जमकर पसीना बहाया। रैली, रोड शो और जनसभा कर राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर रिझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बुधवार की शाम से प्रचार थम गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम को खत्म हो गए। आज शाम 6 बजे से सार्वजनिक सभा या जुलूस समेत तमाम कार्यक्रमों पर रोक लग गई। देश में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट के लिए 2 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट, जाने किन किन जिलों में होगा सबसे ज्यादा असर। झारखंड में 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी करके यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 3 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में उष्ण लहर यानी हीट वेव का असर देखा जाएगा। मौसम विभाग रांची के येलो अलर्ट में बताया गया है कि 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक झारखंड के कम से कम 7 जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि 19, 20 और 21 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल के साथ साथ संताल प्रमंडल के जिलों में भी उष्ण लहर की स्थिति बनेगी। इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में कहीं कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना होगा। वहीं संथाल परगना के दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज ऐसे जिले हैं जहां कुछ जगहों पर लू की स्थिति देखी जाएगी। भीषण गर्मी के इस दौर में लोगों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि लू के प्रकोप से बच सकें। राममय हुई रांची। रामनवमी में राजधानी के मेन रोड में ऐसा था नजारा। बुधवार को रांची पूरी तरह राममय हो गई। महावीर पताके से सजी राजधानी की सड़कों पर जब रामधुन के साथ शोभा यात्रा निकली तो सभी लोग उनकी भव्यता देख मंत्रमुग्ध हो गए। हर कोई राम की धुन में थिरकने को मजबूर हो गए। इस दौरान बच्चे बूढ़े सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे नजारा पहली बार दिखा। राम भक्तों का उत्साह उस समय और बढ़ गया जब राजधानी के मेन रोड में आयोजित रामनवमी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद शिरकत करने पहुंच गए। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारे भी लगाते दिखाई पड़े। मंच पर उनके साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद थीं। इस रामनवमी की शोभा यात्रा में खास तौर पर भगवान राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। श्री महावीर मंडल और तमाम संगठनों के द्वारा निकाली गई झांकी में भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण देखने को मिले। इन झांकियों के आगे आगे चलती भीड़ जय श्री राम के उद्घोष लगा रहे थे। सभी के हाथों में महावीर झंडे थे। रामनवमी पर रांची में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। 600 अखाड़ों ने निकाली शोभा यात्रा। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में भी रामनवमी मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में सुबह से लोगों की लंबी कतार लगी रही। पूजा पाठ और महावीरी झंडे के साथ लोग पहुंचे। मेन रोड के महावीर मंदिर और राम मंदिर में भी लोग पूजा के लिए पहुंचे। चुटिया के पौराणिक राम मंदिर सहित शहर के अलग अलग इलाकों के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इधर दोपहर बाद शहर के तमाम महावीर मंडल की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। सभी शोभा यात्रा का जुटान मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक से तपोवन मंदिर में हुआ। इसके बाद यहां से वापस अपने अपने अखाड़े लौट गए। रामनवमी के मौके पर होने वाली भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं पूरे शहर पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। सादे लिबास में भी पुलिस बलों को तैनात किया गया था। राजधानी में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सुरक्षा में रैपिड एक्शन पुलिस की 4 कंपनी, जैप 10 की महिला बटालियन, इको की 1 कंपनी, जैप कुछ पुलिसकर्मियों को रिजर्व में सिटी कंट्रोल रूम में रखा गया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की और कारोबारी विपिन प्रियरंजन और इरशाद गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और कपड़ा व्यवसायी इरशाद के घर पर छापेमारी की। शाम में चारों को पूछताछ के लिए हिनू स्थित ईडी कार्यालय लाया गया, जहां देर रात सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बुधवार को इन चारों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी इनका रिमांड मांगेगी। जांच एजेंसी ने मंगलवार की सुबह अंतु के बरियातू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के पास स्थित आवास, विपिन सिंह के टैगोर हिल के पास आवास, प्रियरंजन के कोकर में बैंक कॉलोनी स्थित आवास और इरशाद के आवास पर छापेमारी की। बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में गिरफ्तार सद्दाम हुसैन से ईडी 8 दिनों से पूछताछ कर रहा था। सद्दाम से मिले इनपुट के आधार पर ही छापेमारी की गई। अंतु के यहाँ उस समय छापा पड़ा जब वे मॉर्निंग वॉक करने मोरहाबादी मैदान गए हुए थे। घर वालों ने फोन कर इसकी जानकारी दी। वे घर के लिए निकलने वाले थे, तभी ईडी के अधिकारी पहुंच गए। उन्हें लेकर आवास पर पहुंचे। टिकट मिलने के बाद चतरा पहुंचे केएन त्रिपाठी। भाजपा पर प्रत्याशी की योग्यता नहीं, मोदी के नाम पर मांग रहे हैं वोट। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी घोषित होने के बाद चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इटखोरी पहुंचने पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का मंत्री सत्यानंद भोक्ता और स्थानीय महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और राज्य के लोगों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी के पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से गलत करती रही है। केएन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा जनता को बंधुआ समझती है। किसी को बक्सर और गया से लाकर लड़ा दो और चुनाव जीतकर सदन भेज दो। यह सोचकर जनभावनाओं से खिलवाड़ करना बीजेपी का काम है। रांची नगर निगम ने कहा एनओसी नहीं मिल रहा, कोर्ट ने एनएचआई के अफसरों और निगम के चीफ इंजीनियर को किया तलब। रांची शहर में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के फेज 1 को पूरा कराने वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता LCN शाहदेव ने कहा कि एनएचआई की ओर नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से काम प्रभावित और रुका हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और रांची नगर निगम के चीफ इंजीनियर को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। नगर निगम की ओर से कहा गया कि 15% काम बचा हुआ है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के निर्माण कार्य के संबंध में बताया था कि डीपीआर की स्क्रूटनी का काम चल रहा है। अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि डीपीआर की स्क्रूटनी का काम कब तक पूरा हो जाएगा। वहीं कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा था कि शहर में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के फेज 1 के बचे काम को जल्द पूरा करें। इसके लिए एनएचआई नो ऑब्जेक्शन दे देगा। बाबूलाल मरांडी पहुंचे गिरिडीह। गांवा दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना, मत्था टेका। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बुधवार को गिरिडीह के गांवा पहुंचे। यहां उन्होंने गांवा बाजार स्थित काली मंडा मंदिर में वासंतिक दुर्गा पूजा के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दुर्गा की पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान कई लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा। इधर बाद में वह प्रखंड के पटना पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी की मां की अचानक निधन होने पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को ढाढ़स बंधाया। दलमा अभ्यारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम बनेगा। जून से पर्यटक करीब से पशु पंछी देख सकेंगे। दलमा अभ्यारण्य के जंगल और जानवरों को पर्यटक 3D टेक्निक से भी देख सकेंगे। मकुला कोचा में वन विभाग इको टूरिज्म योजना के तहत 3D म्यूजियम का निर्माण करा रहा है। इसके लिए मुंबई से मशीनें मंगाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद के इंजीनियर 1 सप्ताह में इस म्यूजियम का निर्माण पूरा करेंगे। जून में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। म्यूजियम में प्रवेश के लिए शुल्क भी लगेगा। निर्माण पूरा होने के बाद विभाग इसका शुल्क निर्धारित करेगा। यह झारखंड के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहला 3D म्यूजियम होगा। म्यूजियम में इंटरैक्टिव फ्लिप बुक यानी डिजिटल भी होगा। यह प्रोजेक्टर से जुड़ा रहेगा।
बुक के पन्ने पलटने पर इसमें दलवा जंगल से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें दिखेंगी। इंटरएक्टिव फ्लिप बुक एक कॉम्पैक्ट बुक की तरह है। इसमें तस्वीरों की एक श्रृंखला रहेगी। यहाँ 3D मैप भी लगाए जाएंगे। सफारी का अनोखा अनुभव होगा। एक क्लिक पर सभी जानकारी मिलेगी। वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता की मदद से पर्यटकों को 360 डिग्री में खुद के जंगल में होने का अनुभव होगा और सफारी में घूमने का भी अनुभव मिलेगा। नई शिक्षा नीति। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए तो अभी नहीं मिलेगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हुए 3 साल पूरे हो गए। 2022 में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स 17-22 से 26 में दाखिला लेने के साथ ही कोल्हान यूनिवर्सिटी में राज्य में एनपीयू लागू होने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया था। इस सत्र के 3 सेमेस्टर की परीक्षा पूरी हो चुकी है और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी चल रही है। लेकिन इस सत्र का कोई स्टूडेंट यदि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के लिए आवेदन करेगा तो उसे यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केयू प्रशासन अब तक एनईपी के तहत मिलने वाले सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की डिजाइन ही तय नहीं कर पाया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय में कई बैठकें हो चुकी हैं। ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन 1 साल बाद भी फाइनल मीटिंग नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर बैठक कर तीनों का फॉर्मेट तय कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट आवेदन करेंगे उन्हें 10 से 15 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय जीएसटी घोटाले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी। कोल्हान विश्वविद्यालय में हुए 68 लाख के जीएसटी घोटाले मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन विभागीय कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत जो पदाधिकारी अभी सेवारत हैं उन्हें निलंबित करने की तैयारी है। जिन अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो गया उनका बकाया भुगतान रोकने के साथ ही रिकवरी की तैयारी है। मामले की जानकारी विश्वविद्यालय ने राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग को देते हुए कार्रवाई की अनुमति मांगी है। जीएसटी घोटाला मामले में कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई जांच में विश्वविद्यालय के 4 पूर्व अधिकारी और 2 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। इनमें विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर जयंत शेखर, पूर्व वित्त सलाहकार रमेश कुमार वर्मा, पूर्व वित्त पदाधिकारी डॉक्टर पीके पानी और पूर्व सीसीडीसी मनोज महापात्रा शामिल हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को लिखा पत्र, कहा महालेखाकार कार्यालय में दिए आंकड़ों का करें मिलान। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि महालेखाकार कार्यालय में दिए गए आंकड़ों का मिलान नहीं हो रहा है। निकासी और व्ययन पदाधिकारी ऑनलाइन सुलह की कार्रवाई 100% नहीं कर रहे हैं, जबकि ई कुबेर पोर्टल में आय और व्यय से संबंधित विभागीय आंकड़ों को ऑनलाइन सुलह करने का प्रावधान किया गया है। वहीं महालेखाकार कार्यालय द्वारा बार बार सूचित किया जा रहा है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सुलह की 100% कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहली दूसरी जेपीएससी परीक्षा की जांच के लिए दाखिल पीआईएल पर अब दूसरी कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस जनहित याचिका की सुनवाई दूसरी अदालत में करने का निर्देश दिया। फिलहाल इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में चल रही थी। सीबीआई ने इस मामले में अपना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया है। दरअसल बुद्धदेव उरांव ने 7 साल 2008 में इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही नियुक्ति पर ही रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जहां से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के नियुक्ति प्रतिक्रिया को रोकने के आदेश को खारिज कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में जांच पूरी की जा चुकी है। जमीन घोटाले के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम बेल पर 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। जमीन घोटाले केस के आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। विनोद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका को सुनवाई के लिए रांची पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। पूर्व सीएम हेमंत की बेल पर सुनवाई
ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। कोर्ट अब इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट अब इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। आपको बता दें, लैंड स्कैम केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मामले में 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसी केस में ईडी आज मंगलवार सुबह से रांची के अलग अलग 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में झारखंड ने गुजरात को पछाड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में झारखंड ने गुजरात को पछाड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में झारखंड ने गुजरात को पीछा कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में झारखंड ने गुजरात को पछाड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में झारखंड ने गुजरात को पछाड़ दिया है। झारखंड को पूरे देश में 9वां रैंक मिला है। पहले स्थान पर तमिलनाडु ने कब्जा जमाया। गुजरात 10वें पायदान पर, जबकि ओडिशा 19वें स्थान पर है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि आप सभी के सहयोग से झारखंड के आम जनता की सेवा एवं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों, मूलवासियों एवं आम लोगों के जीवन स्तर में हमारी सरकार बदलाव ला रही है। योजनाओं एवं उनके द्वारा हो रहे बदलावों को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन ने ग्रामीण विकास के विभिन्न मापदंडों पर झारखंड को पूरे देश में 9वां रैंक दिया है।